नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार ठंडा। शुक्रवार की बड़ी गिरावट के बाद भी नहीं आई रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा लुढ़का। बैंक निफ्टी में भी दबाव। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीडी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों से और गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट से 17% बढ़कर आज का हीरो बना पीटीसी इंडस्ट्रीज। वहीं रिजल्ट्स के बाद 3% दौड़ा इंडिगो। साथ ही बुलिश रिपोर्ट से उछला एशियन पेंट्स, लेकिन कमजोर नतीजों से ग्लेनमार्क बना एक्सेंट। साथ ही इरिडा लुढ़का। उधर स्पॉटलाइट एंजल वन करीब 2% मजबूत, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसला ब्लू स्टार। आज आईटी स्टॉक्स में शानदार तेजी। इंडेक्स 0.2% भागा। मेटल्स, कैपिटल मार्केट और फार्मा सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन एनर्जी और सरकारी कंपनियों पर हल्का दबाव। इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो करने से टेक्सटाइल स्पेस में जोश कायम। गोकुलदास वर्धमान और केपीआर मिल्स में जोरदार तेजी। सरकार का कॉटन पर सभी तरह के इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो करने का फैसला। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था सिटी एनालिसिस। और एम&एम के अनुमान से अच्छे ऑटो सेल्स नंबर। मई में कुल बिक्री 20% बढ़ी। ट्रैक्टर सेल्स में भी 22% का उछाल। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 11% की ग्रोथ। चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में के बाद एनएमडीसी स्टील में शानदार तेजी। शेयर करीब 16% का उछाल। उधर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करीब 6% से ज्यादा का उछाल, लेकिन कमजोर रिजल्ट से फिसला आइनॉक्स विंड। शेयर करीब 8% गिरकर वादा का टॉप लूजर बना। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे अब 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ शो में मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। अरुण कुमार मंत्री और अमित सेठ भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। वहीं मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से। और टेक्निकल से बात होगी मेरे एसेट शेर खान के सौमिल मेहता से। नुपुर से जानेंगे कि बर्नस्टीन का भारतीय बाजारों को लेकर क्या व्यू है और एक साल के लिए निफ्टी का टारगेट क्या रखा गया है। लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की मार्केट पर। निफ्टी अब एकदम कोलैप्स हो चुका है अपने हाई से और ऑलमोस्ट डे लो पर। इनफैक्ट हम डे लो पर हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए आप, और एग्जैक्ट 10 और 20 डे EMA के रिजेक्शन से इसके बाद बैंक निफ्टी कोलैप्स होता हुआ और 54,060 पर आया। लेकिन आज आईटी ने मार्केट को संभाला हुआ है अब तक। आईटी इंडेक्स अभी भी करीब 2.5% ऊपर और इसी ने मार्केट को आज थोड़ा सा सहारा दिया और 3 हो गया अब। इनफैक्ट मिड कैप में भी आज थोड़ी सी गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन जो है वो भी अब थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में आया है। टॉप गेनर्स सारे आईटी स्टॉक्स है, सारे के सारे। परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीएम, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, केपीआईटी, ओरेकल और इस बीच में एक ऐड कर दीजिए बस, इंटरग्लोब एविएशन और कुछ हद तक एशियन पेंट्स। लूजर्स में क्या क्या हैं? काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स में आज आइनॉक्स विंड अब 6.5% नीचे है। सुजलॉन 4.5%, इरिडा 0.4%। हिताची एनर्जी में आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ब्रूटल वाली। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 3% नीचे है। क्रॉम्पटन 3% नीचे है। सीमेंस, डिलीवरी, डाबर, अदानी। आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। अदानी पावर ये करीब 2.5% नीचे आया। बीएससी, सीजी पावर, फोर्स मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आप थोड़ी सी करेक्शन देख रहे हैं। चलिए वीरू, आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल अनुज, जब करते पैनल से बातचीत मानस जायसवाल, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अरुण कुमार मंत्री जी और अमित सेठ जी एक ताज़ा तरीन नजरिया लेकर इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, आपके इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा और एक शॉर्ट साइड का रहेगा। लॉन्ग साइड में मेरा ट्रेड रहेगा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक अगर हम देखें तो स्टॉक ने 10 और 20 डेमा को क्रॉस किया है। पिछले 7-8 दिनों का काफी एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन था अराउंड 1150 1180 लेवल्स, वो भी स्टॉक ने टेकआउट किया है। तो एचसीएल टेक बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1185 का, 1185 का, और टारगेट्स हमारे लगभग रहेंगे 1250 रुपीज के एचसीएल टेक में। वीरेंद्र जी, शॉर्ट साइड में रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है। यहाँ पे एक पुल बैक ऑन द पॉजिटिव साइड बन रहा था, लेकिन वो लास्ट सेशन में फेल हो गया और आज के सत्र में स्टॉक ने अपना 50 डेमा और प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट लेवल्स थे वो भी काफी अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिए हैं। तो एनटीपीसी फ्यूचर्स में प्राइस है 384 का। जून फ्यूचर्स 384 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
टारगेट्स रहेंगे 375 के और स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। ओके, एनटीपीसी शॉर्ट है आपका। बाकी आईटी पे कंस्ट्रक्टिव व्यू 29,907 पे निफ्टी आईटी अब 50 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो चीज़ अप्रैल में ना हो सके एज ऑफ ना हो रही है, बट निफ्टी इस वक्त 23,540 यानी हम अब डे लो की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। हमने जो वो आखिरी आधे घंटे का जो एवरेज प्राइस था उसको भी वायलेट किया है, हेडिंग टुवर्ड्स 23500। मैं इसका उल्लेख यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, इसको बार बार एम्फेसाइज और बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही है शुक्रवार के सबसे बड़े पुट राइटर्स का क्लस्टर। हम उसकी तरफ जाते हुए बड़ी तीव्रता से, और बैंक निफ्टी 54,000 का जो लेवल है उसको तोड़ने के कगार देखिए बिल्कुल नज़दीक। अरुण जी, सुप्रभात। आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अरुण सर, गुड मॉर्निंग टू सभी पैनलिस्ट। ओवरऑल मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी मार्केट सपोर्ट के आसपास है। 23,500 पे एक अच्छी पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो शॉर्ट की सलाह नहीं है, दोनों स्टॉक बाई साइड ही रखें। पहला स्टॉक जायडस लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1095 के आसपास चल रहा है, एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट में मोमेंटम कैरी होना चाहिए। 1122 तक के टारगेट्स रहेंगे और 1083 के स्टॉप लॉस रहेगा, तो जायडस लाइफ में खरीदने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक वीरेंद्र जी अगेन एक मिड कैप स्टॉक जेंसा टेक्नोलॉजी में खरीदने की सलाह है। ओवरऑल निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन और कंटिन्यू रहे, तो जेंसार को बाई करने की सलाह है। 505 507 के आसपास चल रहा है। 497 का स्टॉप लॉस रहेगा और 528 का टारगेट है। ओके मानस जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? तो देखिए, पहले तो अनुज जी इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इन्फी में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो इन्फी में 1179 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 1255 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। एक सेल रिकमेंडेशन है एलटीएफ एलएनटी फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अगर आप देखें तो हाई लेवल पे स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो उसमें बिकवाली करेंगे और 283 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 260 ₹260 के टारगेट सेट करेंगे। ओके आशीष बहेती जी, आपकी दो ट्रेड्स? जी अनुज जी, दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगी। पहला ट्रेड जो रहेगा स्विगी में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। अभी स्टॉक वापस अपने लोज को अप्रोच कर रहा है, रिसेंट क्लोज को, पर हमें लग रहा है यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 257 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 247 और 242 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो PSU बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 140 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है बैंक ऑफ इंडिया में। नीचे में जो टारगेट रहेंगे 135 और 132 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे चारों विशेषज्ञों के एक ट्रेड पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रेड से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं कि और क्या क्या बाजार में हो रहा है इस वक्त। LNT को लेके आइएगा। LNT मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि बहुत देर से इसमें ओआईडिशंस हो रहे हैं और काफ़ी शॉर्ट साइड पे डीलो की तरफ प्रोसीड करता है। और क्योंकि अरुण, इसमें पिछले 4-5 दिन से स्ट्रेंथ रही थी, 21 मई के बाद अगर आप देखें अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेज में गया, टुवर्ड्स एक्सपायरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। क्या ये कूलिंग ऑफ जिस तरीके से गिर रहा है, एक बार फिर से टेस्ट ऑफ 4000 और इवन लोअर ट्रेजेक्ट्रीज जहां इसका 20 डे में अलाइंड है 3990, वहां तक ड्रिफ्ट यानी कोलैप्स यानी गिर सकता है क्या? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल 4100 4120 के आसपास रिसेंट जो हाई थे वहीं से वापस स्टॉक नीचे आया, और कहना कि 4000 और 3980 से 4000 के आसपास शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, तो उसी के पास जाके वापस वहां से सपोर्ट लेने के चांसेस स्टॉक में है। तो यहाँ से भी 40-50 रुपए की गिरावट आ सकती है। 3980 से 4000 तक मुझे लग रहा है वहां तक जा सकता है। अगेन शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, पर 4000 3980 शायद स्टॉक वहां पे एक बार सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो सकता है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट पर चर्चा करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब कैसे पोजीशन करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग गौतम जी। देखिए पहला सवाल तो ये कि हमारी मार्केट ने ब्रूटली अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप चाहे मई का महीना देखें या पिछले 1 साल का या 2 साल का डेटा देखें, और काफ़ी मार्केट्स हमसे ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं इवन एशिया में। ये क्यों हो रहा है और इस समय आपका नज़रिया क्या है?
आपकी बात सही है अनुज। जो हम देखें कि इस साल जनवरी से अब तक इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली अमॉन्ग द बड़े मार्केट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें वी हैव बीन सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग। मतलब जनवरी से अब तक डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो हम लोग 11% 11% गिरे हुए हैं, मार्केट गिरा हुआ है। और इंडोनेशिया जो अव्वल नंबर पे है वो है -38%। तो मतलब ये कोई श्रेय की बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि एफआईज इंडिया से लगातार बेच रहे हैं। इस साल का जो उनका सेलिंग है वो पिछले साल से भी बढ़ चुका है। $24 बिलियन का सेलिंग हो चुका है जनवरी से अब तक। दिस इज इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि $41 बिलियन का डोमेस्टिक बाइंग आया है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। और इसका ये मतलब है कि जो तीसरा आंकड़ा है इसमें, जो जो व्हाट आई कॉल द थर्ड लेग ऑफ द स्टूल, जो फैमिली ऑफिस है, एआईएफ है, पीएमएस है, और जो इन्वेस्टर्स इंडिया में डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट वाया म्यूचुअल फंड, नॉट वाया इंश्योरेंस कंपनीज, तो उनकी संख्या जो है वो भी काफी बड़ी है, और वो जो नंबर है वो भी नेगेटिव है। सो मुझे लगता है कि जब जब एफआईज ये पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं तो क्लियरली इट्स अ कॉज फॉर वरी। उसमें कई वजह है। नंबर वन, आप देखिए कि ताइवान अब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में नंबर 1 हो चुका है वेटेज के प्रमाण से। अपना वेटेज जो सितंबर 2024 में करीबन 22% था, अब करीबन 12% हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। और मुझे लगता है कि एफआईज जो होम मार्केट में आप देखिए अमेरिका में, डॉलर रिटर्न जो आपको मिल रहा है वहां पे 15 से 18% डॉलर रिटर्न मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि अर्निंग्स ग्रोथ S&P 500 जो जो अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है, S&P 500 का अर्निंग्स ग्रोथ इस साल के लिए भी 15 से 16% का एस्टिमेट, कंसेंसस एस्टिमेट है। तो वो जब इतने फोर्सेस आपके अगेंस्ट है तो मुझे लगता है कि एफआई का सेलिंग और क्यों बेच रहे हैं, मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ सरप्राइज। जो आप या मैं अमेरिका में बैठे होते तो शायद इंडिया में इन्वेस्ट ना करते टुडे। लेकिन डज इंडिया होल्ड ग्रेट प्रॉमिस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और कुछ क्षेत्र है जो हम इंटरव्यू में बाद में बात करेंगे, वेयर वी बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिल पोटेंशियल। ओके गौतम सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ठीक है, हम उस सेक्टर्स पे आएंगे करके, बट जब आप कहते हैं कि इस वक्त चुनौती है और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको भारतीय मार्केट बिल्कुल भी, अगर आप देखें, आकर्षित नहीं लग रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकता है? मीन टर्निंग पॉइंट क्या होगा इंडियन मार्केट्स के लिए, आप क्या मानते हैं? और क्या एफआईएस के लिए टैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, या फिर आप अर्निंग्स की ही का रिवाइवल ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं? आपका सवाल सही है कि टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। टर्निंग पॉइंट में मुझे लगता है 2-3 वजह हो सकती है। दो तीन रियल रीजंस फॉर फॉरेनर्स टू कम बैक। नंबर 1 जो है, आपने जो सही फरमाया कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको पहले अबॉलिश करना पड़ेगा फॉरेनर्स के लिए। और आप देखिए विश्व में मोस्ट ऑफ द लार्ज मार्केट्स में फॉरेनर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है। हमारे मार्केट में फिर भी है। तो दैट विल बी स्टेप नंबर 1। दूसरा ये होगा कि जो अपनी करेंसी है, जिस करीबन 14% जनवरी 2025 से करीबन 13.5 से 14% डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वो करेंसी हैज टू स्टेबलाइज। इफ इट डज नॉट फॉल, स्टॉप फॉलिंग, तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। और तीसरी बात रही अर्निंग्स की। मुझे लगता है कि आने वाले करीबन 3 से 4 महीनों के लिए अर्निंग्स पे स्ट्रेस आएगा। और उसकी वजह यही है कि जो ईरान और यूएस की जो लड़ाई चालू है, और उसमें ना तो इंडिया का कोई हाथ है, ना तो वी आर अ कोलैटरल डैमेज अनफॉर्चुनेटली टू दैट। बट सवाल यह है कि जब तक ये मामला खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है,
तब तक मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन और महंगाई पे फोकस रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी देयर विल बी अ पुल बैक। सो अर्निंग्स ग्रोथ टू एक्सपेक्ट आने वाले 3 से 4 महीनों में रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ सीम्स डिफिकल्ट। ओके। अच्छा गौतम जी, पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में आईटी में शानदार रिकवरी आई है। हालांकि उससे पहले हमने 3 साल के लोज भी देखे थे। इस समय आईटी पर अब आपका व्यू क्या बन रहा है, लार्ज कैप आईटी पर? हम लोग करीबन पिछले 5 सालों से वी आर अंडरवेट आईटी, और उसकी वजह यही है कि आईटी इंडियन आईटी कंपनीज का एआई के साथ क्या जवाब है, और क्या मतलब हाउ आर दे गोइंग टू कम्पीट विद एआई, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जीसीसीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जिस तरह से हर महीने यहाँ पे अपनी ऑफिस खोल रहे हैं और 2, 3, 5, 10 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उन्हीं के कस्टमर इधर आके खुद ऑफिस खोल रहे हैं। तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट आ रहा है कि एक तो एआई का इम्पैक्ट आ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है कि आप खुद के कस्टमर यहाँ आके ऑफिस खोल रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आपका उतना धंधा भी कम हो गया। तो वो इम्पैक्ट रहेगा। पिछले 10 दिन की जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो है कि जो जिस तरह से करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रांसलेटिंग डायरेक्ट पॉजिटिवली इनटू द इम्पैक्ट फॉर रूपी कन्वर्जन फॉर इंडियन आईटी कंपनीज एंड आल्सो एक्सपोर्टर्स। और दूसरी वजह यह है कि जिस तरह से कुछ चुनी हुई कंपनी, विप्रो का जो अनाउंसमेंट आया था कि दे हैव टाइड अप फॉर एआई इम्प्लीमेंटेशन एक फॉरेन की कंपनी के साथ, तो होप है कि ये हो सकता है शायद इंडियन आईटी कंपनीज आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से मार्केट को सबूत चाहिए या मार्केट को आश्वासन चाहिए कि एआई में इंडियन आईटी इज केपेबल ऑफ मेकिंग इनरोड्स, वो अब तक पूरी तरह से आया नहीं है। ओके, ठीक है। आईटी पर आपका ये एक क्लियर, अगर आप देखें, मैंडेट हमें मिल गया। अच्छा सर, आप अब आते हैं उन सेक्टर्स पर जिनका आप जिक्र कर रहे थे। समहाउ अभी तक एक सेक्टर जिसको आप सिक्लिकल मानते हैं, जिसमें हम लोगों का पैसा बना है, अब तक सिक्योर है, दैट्स मेटल्स। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मीनवाइल जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी भी निफ्टी मेटल अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास है। 1-2% का डाइवर्जेंस हो सकता है, बट आपका टेक मेटल्स पे क्या है? जो लोग इस वक्त मेटल कैरी कर रहे हैं उनके लिए क्या सेंस बनता है? देखिए, मेटल में अभी भी लगता है मुझे कि रैली जारी रहेगी। हम लोग वैसे मेटल्स में सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बट जो मैं पढ़ता हूँ और जो रिपोर्ट्स में देखता हूँ, उसमें क्लियरली मेटल्स की रैली अभी भी खत्म नहीं हुई है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई थिंक आई वुडंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दैट। लेकिन जो सेक्टर अभी भी हमारी तरफ से जहां हमारा फोकस रहेगा, इट विल बी पावर, डेटा सेंटर, होटल्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एक्सपोर्टर्स। ओके, मेटल्स पे आपका टेक यहाँ पर। हालांकि ऐसे मेटल्स पे अगर आप देखें, आपके वर्ड्स काफ़ी तक रेस्ट्रिक्टेड रहे और बाकी जो थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसका आपने जिक्र किया। अच्छा सर, 1-2 थीम्स पे और आता हूँ जहाँ पे थोड़ा मार्केट सुधरा बीच में, जब जनवरी फरवरी में पोस्ट बजट ट्रेड डील होने के बाद कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छा पैसा बना के दिया। आई मीन एटलीस्ट वी आर इन द मनी, एटलीस्ट इन एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस, कुछ हद तक एएमसी स्टॉक्स पे भी। यहाँ पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, मुझे लगता है कि एएमसी स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू फ्लरिश, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पिछले करीबन 2 हफ्तों में मैंने 2 या 3 बड़े जो एएमसीज हैं उनके चीफ्स से मुलाकात की। उनसे बात हुई कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है यूएस और ईरान की वजह से, जो महंगाई, ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, उससे आपके इनफ्लोज में कोई फर्क पड़ा है? देयर इज नो इम्पैक्ट। तो लगातार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने पैसे आ रहे हैं, और जो ये जो ट्रेंड जो चालू रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि एएमसीज के एयूएम में कुछ फर्क पड़ेगा। और जब तक एयूएम में फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि इनकम जनरेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ विल बी स्ट्रांग फॉर एएमसीज। तो मुझे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम सो फार। अच्छा, मेरी तरफ से एक पॉसिबली आखिरी सवाल,
क्या ये जो कच्चे तेल में इस तरीके का उबाल आया और उसके बाद जो हमने एक रीसेंट मूव देखा है ईवीज की तरफ या ईवी से रिलेटेड प्लेस की तरफ, ये क्या एक अच्छा प्ले है यहाँ से? ईवीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनमें कोई थीम्स है जो आप प्ले कर रहे हैं इस समय? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि आप गाड़ी के मामले में भी देखो, ईवीज के सेल्स आज की तारीख में भी लाइन लगी हुई है ईवीज की वजह से, ईवी खरीदने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो कंपनीज है, टाटा है, महिंद्रा है, जहाँ पे ईवी पे उनका फोकस है, तो मुझे लगता है दोज कंपनीज विल डू वेल और डिमांड विल बी वेरी स्ट्रांग अंटिल ऑयल डजंट कम डाउन टू करीबन 75 या 70 से $75 तक ऑयल वापस नहीं आता है और हमारी सरकार ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम करे। जो कम नहीं होंगे और जो पेट्रोल पंप की जो बात कर रहा हूँ, जो पंप प्राइसेस पे जो 8 रुपए की इंक्रीज हुआ है और भी शायद इंक्रीज आएगा, जब तक वो पंप पे जो प्राइस डजंट कम डाउन, मुझे लगता है कि ईवी पे देयर विल बी अ ह्यूज फोकस। एंड जो हमारे चैनल चेक्स है वो बता रहे हैं कि हर एक जगह पे ईवीज पे अभी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया है। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात बर्नस्टीन की इंडिया स्ट्रैटेजी की। बर्नस्टीन का कहना है कि भारतीय बाजार में रिलीफ रैली दिखी है लेकिन मार्केट के लिए ट्रिगर्स अभी भी लिमिटेड हैं। नूपुर से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, क्या टारगेट्स हैं और कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। नूपुर बताइए। बिल्कुल, काफ़ी सारे सेक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड भी किया है, साथ ही साथ डाउनग्रेड भी करते हुए दिखे। बर्नस्टीन यहाँ पे इंडिया स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे पूरे साल का व्यू पॉइंट वहाँ पे रखा है उन्होंने। उनका कहना है कि बाजार में जो रिलीफ रैली नजर आई थी लेकिन आने वाले जो ट्रिगर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो काफ़ी सीमित है। इस साल के अंत तक देखें तो निफ्टी का टारगेट 26,000 का जो उनका पहले था उसे बरकरार रखा है। 10% का अपसाइड उन्हें यहाँ से नजर आता है। न्यूट्रल की रेटिंग को भी बरकरार रखा है, लेकिन उनका कहना है कि हालिया जो हाल फिलहाल में जो रिलीफ रैली देखने को मिली है उसके लिए जो ट्रिगर्स और आने वाली जो रैली होगी उसके लिए जो ट्रिगर्स होंगे वो काफ़ी लिमिटेड हो सकते हैं। चिंता जताई है अर्निंग्स डाउनग्रेड को लेकर। FY27 के अर्निंग्स अनुमान में देखें तो अब तक 3% की कटौती ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। नियर फ्यूचर में मैक्रो का सपोर्ट यहाँ पे कमजोर देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल झटके अगर ना भी लगे तो अर्निंग्स डाउनसाइड का जो रिस्क है वो बरकरार रहेगा। हालांकि जो सिलसिला है अर्निंग्स डाउनग्रेड का वो फिर से एक बार शुरू होते हुए नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ बर्नस्टीन का ये भी मानना है कि कुछ ऐसी थीम्स है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि रैली को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बूस्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो थीम उन्होंने पॉइंट आउट किए वो AI और डेटा सेंटर थीम से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, जहां पे अंडर ओन स्टॉक्स है यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की जो कंपनीज है उस पर फोकस आप करके चल सकते हैं। दूसरी थीम उन्होंने जो कही है वो है ग्लोबल रेवेन्यू एक्सपोजर वाले जो सेक्टर्स हैं वहां से फोकस पर आते हुए नजर आएंगे। IT और हेल्थ केयर पर भरोसा जताते हुए नजर आए। डॉलर रेवेन्यू जो एक्सपोजर है उससे एक अर्निंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरी थीम उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया का जो टेंशन खत्म होगा उससे एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है, ग्लोबल रीबाउंड देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से OMCs और ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स को रेटिंग आने वाले क्वार्टर्स में नजर आ सकती है। अब कुछ सेक्टर्स है जहां पे डाउनग्रेड किया है बर्नस्टीन ने और कुछ अपग्रेड किया है। सबसे पहले सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन पर उनका भरोसा घटते हुए नजर आया। स्टेपल्स को अंडरवेट किया है, ऑटो को भी अंडरवेट किया है। ऑटो में उनका कहना है कि जो डिमांड है वो पीक हो चुकी है, तो यहाँ पे कमजोरी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि हेल्थ केयर पर जो रुख है वो उनका अभी भी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आया। इंटरेस्टिंगली बैंक्स एंड फाइनेंशियल पर इक्वल वेट की रेटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात OMCs को लेकर कही है जहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया और आगे चल के यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पूरे एनर्जी सेक्टर को लेकर इक्वल वेट की रेटिंग आती हुई दिखी है। IT पर भी ओवरवेट का स्टांस जो है उसे बरकरार रखा है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है और इंडस्ट्रियल्स भी देखे तो यहाँ पर भी भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। तो OMCs को ओवरवेट पर अपग्रेड किया है और IT का स्टांस अभी भी बरकरार है। IT का स्टांस अभी बरकरार है। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें इस बर्नस्टीन की हिट लिस्ट का उल्लेख करने के लिए, समझाने के लिए इसको पूरा। मीनवाइल जब नुपुर बातचीत कर रही थी तभी उस वक्त निफ्टी IT का गेन तेजी एक समय करीब करीब 1000 अंकों की हो चुकी थी और फर्स्ट टाइम पोस्ट मेरे ख्याल से 3 फरवरी निफ्टी IT इतने बड़े डिफरेंशियल्स के साथ 50 डिमा के ऊपर आया है। सोमिल मेहता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमिल, गुड मॉर्निंग। सोमिल,
निफ्टी अभी भी डाउन है, आई मीन 23,563 हम लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे हैं, बट हमारे डाउन साइड को, इस एज को सिक्योर किया हुआ है निफ्टी आईटी ने। आपका आज का ट्रेडिंग अप्रोच क्या है पूरे दिन के लिए? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम ओवरऑल देखें तो एक रेंज में है, 24,100 200 का ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज 24,600। सो ये एक अपर एंड है। लोअर एंड में अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग लो जो है 23,270 और उसके नीचे 23,150 के आसपास जो गैप खत्म होता है वो एक एरिया है। सो ये बहुत ही क्रूशियल ट्रेडिंग जोन है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। एक रेंज बड़ा, एक छोटा रेंज है और उसकी बाहर एक बड़ा रेंज है। ये रेंज में मैं निफ्टी को ट्रेड होते हुए देख रहा हूँ और अभी हम अपर एंड पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया है। इस समय इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है फॉर निफ्टी, 10 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है फॉर निफ्टी एंड ऑल्सो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं ऑलरेडी लास्ट 2-3 महीनों से। सो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये रेंज में ही इस समय मार्केट रहेगा। हाउएवर आपका जो क्वेश्चन था कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ रुक किया है मार्केट्स ने, अब यहाँ पे लोअर एंड तक मार्केट जा सकता है विच इज 23,270 और अगर वो नीचे टूटता है तो 23,150 23,100 तक मार्केट्स जा सकता है। सो दैट इज माय व्यू। इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस नेगेटिव व्यू है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत अच्छा मूव बन सकता है, लेकिन ये एक पोजिशनल प्ले की तरह से हमें खेलना होगा। सौमिल, गुड मॉर्निंग। वेरी क्विकली आपके स्टॉक आइडियाज? मेरा पहला आइडिया होगा ऑन द शॉर्ट साइड पेटीएम ने अपने एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लिया है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है जो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि ये नीचे की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1030 और टारगेट रहेगा 1010 पर। दूसरा स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ में भी मेरा एक शॉर्ट कॉल रहेगा। वहां पर भी एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न है टेकिंग रेजिस्टेंस एट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो मेरा टारगेट्स वहां पर होंगे 1720 के और ऊपर में जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज 1860। चलिए, शुक्रिया सौमिल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया सामने रखने के लिए। इस शो को यहीं पर समेट रहे हैं, इसके बाद आप श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।